कैसे हो बच्चों? तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एजोला उत्पादन विधि, एजोला की प्रयोग विधि और पीएसबी के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में। देखिए माइकोराइजा होता क्या है। माइकोराइजा एक विशेष प्रकार की कवक होती है और यह बहुशाखी तंतुओं से मिलकर बनी होती है। जो ये बहुशाखी तंतु होते हैं ये दलहनी फसल की जड़ों के साथ में सहसंबंध बनाते हैं, अर्थात सहजीवी जीवन जीते हैं। इसमें दोनों को ही फायदा होता है। जो माइकोराइजा के तंतु होते हैं ये मृदा से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दूसरी जो पौधा होता है वो कार्बनिक पदार्थ भोजन के रूप में कवक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इसमें दोनों को ही फायदा होता है। बात करते हैं पोषक तत्वों की, जिसमें जो कवक होता है ये फास्फोरस को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें जो कवक होता है ये मृदा से फास्फोरस तत्वों को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के पश्चात तंतु के जरिए ये पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार से आसानी से जो अघुलनशील फास्फोरस है वो घुलित अवस्था में पौधों तक आसानी से पहुंच जाती है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है अरब स्कोलर माइकोराइजा, जिसका उपयोग मक्का की फसल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं मिश्रित जैव उर्वरक की। देखिए पिछली क्लास में हमने जैव उर्वरक के बारे में पढ़ा था, तो जैव उर्वरक की मैं फिर से चर्चा करना चाहूंगा। वास्तव में जैव उर्वरक होते क्या है? ये सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है जिसमें जीवित और प्रभावशाली जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये किसी माध्यम में रखे जाते हैं, जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो पिछले क्लास में हमने जैव उर्वरक को जब वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक होते हैं, कुछ स्फुरघोलक होते हैं, कुछ पौधों की वृद्धि के लिए होते हैं, कुछ कंपोस्ट उत्प्रेरक होते हैं, कुछ जिंक विलेयकारी होते हैं। हम सामान्यतः आवश्यकता के अनुसार अलग अलग पौधों के लिए या अलग अलग फसल के लिए या वातावरण और वायुमंडलीय परिस्थिति के अनुसार पौधों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग उपयोग करते हैं। लेकिन आंकड़ों से प्राप्त आंकड़ों से पता चला या प्रयोग से पता चला है कि यदि हम इन सभी जैव उर्वरकों का एक साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार या पौधे की आवश्यकता के अनुसार यदि हम प्रयोग करते हैं तो इनका अधिक फायदा मिलता है। यदि मैं यूं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्फुरघोलक, पौध वृद्धि बढ़वार जीवाणु, जिंक विलेयकारी जीवाणु, यदि इन सब का एक मिश्रण तैयार करके यदि फसल के लिए उसका प्रयोग लिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रण को ही मिश्रित जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है। इनका विशेष फायदा ये होता है यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो रासायनिक जो उर्वरकों की खपत है उसमें 10 से 25% की बचत हो जाती है। ठीक है, और इन्हें दलहनी फसलें, गैर दलहनी यानी कि अदलहनी फसलें और तिलहनी फसलों में आसानी से काम में लिया जा सकता है। तो चलो अब बात करते हैं तरल जैव उर्वरक। देखिए ये जितने भी टॉपिक है छोटे छोटे से टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। जैसे कि तरल जैव उर्वरक किसे कहते हैं, मिश्रित जैव उर्वरक किसे कहते हैं समझाइए, या फिर माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखिए। अब हम बात करते हैं तरल जैव उर्वरक की। देखिए तरल जैव उर्वरक जो होते हैं इन्हें लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात एक तरल सस्पेंस होता है, एक घोल होता है। देखिए तरल जैव उर्वरक कहते किसे हैं? सीधी सी बात है, यदि जैव उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवों के एक समूह की बात होती है। यदि इन्हें ठोस माध्यम में रखा जाता है, वाहक के लिए ठोस माध्यम का उपयोग किया जाता है तो वो तो कहलाता है ठोस जैव उर्वरक। और यदि इन जैव उर्वरक के लिए यदि हम तरल माध्यम का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार के जैव उर्वरक कहलाते हैं तरल जैव उर्वरक। इसमें जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु हैं, जिंक विलेयकारी जीवाणु हैं, पोटेशियम घोलक जीवाणु हैं, इन सभी को आसानी से काम में लिया जा सकता है। ये स्थानीय जलवायु के आधार पर तैयार किए जाते हैं
और यदि इनका उपयोग किया जाता है तो इनके उपयोग से जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनकी लगभग 15 से 40% तक क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। और इसके अलावा जो ठोस वाहक वाले जैव उर्वरक होते हैं उनकी तुलना में तरल जैव उर्वरकों को लगभग 1 से 2 वर्ष तक आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है। और तरल जो जैव उर्वरक है इनके उपयोग करने से जो जीवांश खेती है, जो जैविक खेती है, उसको भी काफी बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसानों को एक अलग पहचान मिलती है और उनके उत्पाद की एक अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो चलिए, ये तो हुई तरल जैव उर्वरक के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि तरल जैव उर्वरक के उपयोग की विधि। हम पहले पढ़ चुके हैं जैव उर्वरकों के उपयोग की विधि, सेम वो ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्वांटिटी का थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। पिछले क्लास में हमने जो जैव उर्वरक की बात की थी तो उसमें हमने जैव उर्वरकों से बीज उपचार के बारे में, पौध या जड़ उपचार किस प्रकार करते हैं, मिट्टी उपचारित किस प्रकार करते हैं, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया था। यहाँ पर भी सेम का सेम है। तो देखिए बीज उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है। 1 किलोग्राम बीज के लिए हमें 5 ml तरल जैव उर्वरक लेना है। पीछे बताई गई विधियों के आधार पर ही हमें करना है, कुछ नहीं करना है। 1 किलोग्राम बीज लेना है, 5 ml तरल जैव उर्वरक लेना है और लेने के पश्चात में धीरे धीरे 1 किलोग्राम बीज में इसको मिला लेते हैं, छायादार स्थान पर सुखा देते हैं और उसके पश्चात हम सीड ड्रिल करते हैं। यदि पौध या जड़ उपचार करना है तो क्या करना है कि 50 ml तरल जैव उर्वरक लेना है और उसे 1 लीटर पानी में मिला लेना है। उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार हम 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट तक पौधे की जड़ों को हम इस घोल में डुबो कर रखते हैं और उसके पश्चात तुरंत इनकी रोपाई कर देते हैं। यदि मिट्टी उपचार करना है तो 1 एकड़ जमीन के लिए 250 ml तरल जैव उर्वरक सफिशियंट होता है। ठीक है। तो 250 ml तरल जैव उर्वरक को 100 किलोग्राम मिट्टी में मिला लेना है और एक पतली परत के रूप में संपूर्ण क्षेत्रफल पर उसे फैला देना है। उसके बाद जुताई कर देनी है। ठीक है। यदि हम सिंचाई द्वारा अगर हम तरल जैव उर्वरक को भूमि में डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम बूंद बूंद सिंचाई विधि और फवारा सिंचाई विधि का उपयोग में ले सकते हैं। इसके लिए लगभग हमें 1 लीटर जैव उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए। ठीक है। तो बूंद बूंद सिंचाई में हम क्या करते हैं कि 1 लीटर तरल जैव उर्वरक को सिंचाई के साथ मृदा में डालते हैं और फवारा पत्ती में भी इसी प्रकार से हम करते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई तरल जैव उर्वरकों के उपयोग की। अब हम बात करते हैं तरल जैव उर्वरकों के प्रयोग में सावधानियां की। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए सावधानियां तो आवश्यक होती हैं, बहुत जरूरी होती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाए। तो तरल जैव उर्वरक को जब प्रयोग करना है तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम कोई किसी प्रकार की दवाई लेने जाते हैं मार्केट, ठीक है, कोई भी चीज लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम उस पर डेट देखते हैं कि उसकी तिथि क्या है, साथ में किस चीज के लिए उपयोग में किया जा सकता है, किस काम में ये प्रोडक्ट आ सकता है। तो तरल जैव उर्वरक जब प्रयोग करते हैं तो सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो नामांकित फसल के लिए उपयोग, यानी कि उस प्रोडक्ट पे जिस फसल के लिए उसे सिफारिश किया गया है केवल उसी फसल के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, बोतल को हिला लेना चाहिए क्योंकि काफी समय तक रखे रहने के पश्चात जो उसके जो कंटेंट है, प्रोडक्ट के जो कंटेंट है, वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो जैव उर्वरक का उपयोग करने से पहले सर्वप्रथम बोतल को अच्छे तरीके से हिला लेना चाहिए। तीसरा, कम तापक्रम पर रखना चाहिए क्योंकि तब कम तापक्रम पर रखेंगे तो जो सूक्ष्म जीव है उनकी गुणवत्ता बनी रहेगी। ठीक है। अंतिम तिथि से पहले उपयोग में ले लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओवर डेट नहीं होना चाहिए।
जैव उर्वरक व रासायनिक उर्वरक को कभी भी एक साथ में काम में नहीं लेना चाहिए। या तो हम जैव उर्वरक का उपयोग करें या फिर हम रासायनिक उर्वरक का ही उपयोग करें। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल, फफूंदनाशी, कीटनाशी और जैव उर्वरक। यदि हम तीनों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि तीनों को काम में लिया जाना है, तो इनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर हम फफूंदनाशी का उपयोग करेंगे, दूसरे नंबर पर हम कीटनाशी का उपयोग करेंगे और तीसरे नंबर पर लास्ट एंड फाइनल हम जैव उर्वरक का उपयोग में करेंगे। ठीक है, तो ये हुई बात तरल जैव उर्वरकों के प्रयोग में काम आने वाली सावधानियां।